तो कल जो हमने सवाल दिया था दैट मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर टू द वाटर, तो ऐसा क्यों है? बताओ भाई अलीशा फातिमा। सर मैंने क्लासेस नहीं लिया अभी रिसेंट। माशाल्लाह, क्यों नहीं ली बेटा? नहीं, अलीशा फातिमा नहीं कह रहा हूँ मैं, अलीशा फातिमा कह रहा हूँ। ALISHA अलीशा। जी सर, जी सर बोले। मैं पूछ रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं असल में। मैं पूछ रहा था कि कल जो सवाल किया था उसका जवाब क्या है? सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, सही है, अच्छी बात है ये तो बहुत। अनुषा आयशा, यस सर। क्या है सर जवाब? इसका रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ फोर्सेस होती हैं, वैंडरवाल फोर्सेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो सकती है। मतलब मॉलिक्यूल की अपनी बॉन्डिंग नहीं, लेकिन अगर कलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके आपस में भी होती हैं। तो वाटर के अंदर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसीलिए अगर आप उसको मेल्ट करें या आप उसको बॉयल करें तो उन मॉलिक्यूल्स को दूर होने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आप कह सकते हैं ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल अल्कोहल। बेहतरीन हो गया। आवेद रजा। सर बाउंसर है सर मेरे लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। हफ्सा, हफ्सा सईद। जी सर। कल के सवाल का जवाब क्या था? सर वो मैं आपको चेक कर देती हूँ, मेरा माइक का इशू आ रहा है। अच्छा चलो सही है। कस्मा, कस्मा सर जमीन। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हाँ सर बोलो। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के सर इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वाटर के मुकाबले में वीक होती हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले में कम होता है। दैट्स गुड, इन अ वेरी शॉर्ट टर्म समझाया, बहुत अच्छी बात है। खालिक तुम थे ना कल क्लास में जब मैंने सवाल किया था? तुम तो आ गए थे, खैर थोड़ा लेट आए थे, आ गए थे। तो खालिक क्या सोचा, जवाब क्या निकला, कुछ पढ़ा? खालिक रहमान, बोल लो मेरे भाई। ये तुम, मुझे लग रहा है मैसेज करने वाले हो। अच्छा चलो करो। नूर उस सबा, नूर। और आगे सर, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। सर आंसर ये है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एज कम्पेयर टू मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा होती है, इसलिए उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा सोडियम एनर्जी की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल अल्कोहल। सही है। अनस, राना अनस, क्या सीन है? अनस। सर मेरा हाँ बोलो। सर मेरे ख्याल से सर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है जिसकी वजह से वो उसका कम होता है सर। दैट्स गुड। उरूज फातिमा। यस सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। बोलो बेटा, आवाज तो आ रही थी, आप फिर आप ही चली गई थोड़ी देर बाद। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलिए। जी सर। सर वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होती है, और उसमें अल्कोहल का वो लगा हुआ होता है, और फोर्सेस वीक हो जाती हैं इस वजह से, और सारे ही पोलर कंपाउंड्स की ज़्यादा होती है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स। चलो ये एक अच्छा तुमने पॉइंट इसमें ऐड किया, इट्स गुड। सना फातिमा, अगर आप थी कल क्लास में तो बेटा बता दो जवाब, फिर मैं आगे चलूँ। सर वाटर और अल्कोहल में मतलब केमिकल स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो भी उनमें भी डिफरेंट होता है।
तो इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है इनका। सही है। शाफैन, क्या सर सीन है शाफैन? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जी सर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग और वीक पर डिपेंड करता है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उन्हें ब्रेक करने में ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए लो है क्योंकि वो उनके बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं। बेहतरीन, जबरदस्त भाई। शारिक, क्या कह रहे हो तुम? यस सर, इसका मेन रीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में। चलो दैट्स गुड, अच्छी बात है। शिजरा अहमद, शिजरा अहमद, तुम लोग पता नहीं शायद अपना नाम सुन के भी फोन माइक वाइक नहीं खोलते यार, क्या अजीब हरकत है ये। जमीरा अब्दुल कुद्दूस। जी सर। जमीरा, क्या लगता है, क्या फैक्टर्स होंगे या क्या ऐसी बातें होंगी जिनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है? सर जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन एज कम्पेयर टू सर अल्कोहल के, और सर इसके अंदर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी या ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है। सही है। अच्छा, मैं कहूँगा माशाल्लाह से कि तुम सबने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। एक जवाब मैसेज पे हफ्सा का, मैं वो भी पढ़ के सुना रहा हूँ। सर, अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और जितना टेम्परेचर देंगे उतना एवापोरेशन रेट बढ़ता है और इथेनॉल जल्दी एवापोरेट हो जाती है। दूसरी बात सर, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। सही है, वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तभी वो देर से बॉयल होता है। इट्स गुड, अच्छी बात है। सबने बहुत ही अच्छे अंदाज में डिफाइन किया क्वेश्चन को। मैं आई एम वेरी मच हैप्पी। तुम लोगों ने पढ़ा थोड़ा बहुत, यकीनी सी बात है जितनी चीज़ें थी ये सारी पढ़ने से ही पता चलती हैं बेटा। आप जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तभी आपको जो है वो इसका आइडिया होता है कि क्या कहानी है इनसाइड। तो अच्छी बात है तुम लोगों ने पढ़ा, इट्स गुड। सबने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। एक सबसे पहले दिन से मैंने पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं नाम भूल गया। एक कस्मा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक अभी लड़कों में से शाफैन ने, मतलब मेजॉरिटी सब ने ही समझ लो, कंसिडर करूं तो अगर मैं, शाफैन ने ही बहुत अच्छा जवाब दिया। सब ने अच्छे अंदाज में उसे डिफाइन किया, तो इट्स गुड। द मेन थिंग इज द बिटवीन द बॉन्ड। देखो, मैं आज एक छोटी सी कहानी तुम लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आते हुए मैं एक चीज़ समझाऊं तुम्हें। एलिमेंट्स या एटम्स बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो खासा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं और अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, ताकि वो इजीली स्टेबल हो सके और उनका इजीली मामला बेहतर हो सके। बात समझ आप मेरी? तो अब इस सूरत में ये दो एटम्स मैंने आपके सामने फॉर एग्जाम्पल अगर बनाए हैं, आपस में कोलाइड होते हैं। ये दो आइटम्स जब आपस में कोलाइड होते हैं तो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। सही। अब ये आइटम्स आपस में कोलाइड हुए, इन्होंने अपने अंदर से अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर दिया। रिलीज होने की सूरत में ये जुड़ गए। एक काम ये हुआ कि रिलीज हुई और ये आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या हुआ, अगर इनको तोड़ना है वापस तो इनको वही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी जो इन्होंने रिलीज की थी। ये होता है एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग में। अब होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड ना। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं बेसिकली, जिसका दूसरा नाम होता है वैंडर वॉल फोर्सेस। अब ये वैंडर वॉल फोर्सेस मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वैंडर वॉल फोर्सेस। एक डायपोल फोर्स होती है और एक आपके पास लंडन फोर्सेस, जिन्हें आप डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम भी देते हैं। इनके वीक और स्ट्रॉन्ग होने पे बात डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना। अच्छा, इन फोर्सेस के साथ एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बाइंडिंग या हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं ना। हाइड्रोजन फोर्स खासी मिकदार में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उसको ब्रेक डाउन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप इजीली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो उसकी इजीली ब्रेकिंग भी नहीं हो पाती, इस वजह से वो खासा उसका मामला मुश्किल रहता है उसको
ब्रेक डाउन करना, और ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उन तमाम कंपाउंड्स को एवापोरेट करना या मेल्ट करना ये खासा मुश्किल होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, अपने ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा बाइंडिंग फोर्सेस आ जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आपस में मॉलिक्यूल्स चार्ज हो चुके हैं तो या एटम्स चार्ज हो चुके हैं तो फिर उस सूरत में इनके दरमियान में स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वक्त आपसे, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसकी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। बात यहाँ तक सबको क्लियर होती है भाई? यस सर। अच्छा, हमने कल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिख लिया था मेरे ख्याल में, ऐसी है? यस सर। मुझे जरा कोई रिपीट कर दे क्या हमने, लिखी थी। क्या दैट्स गुड, हमने नहीं डेफिनेशन लिखी नहीं, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा? नो सर। चलो लिखो, स्टार्ट करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। स्टेटमेंट लिखवाई थी आपने, क्या लिखवाई थी मुझे बता दो। The melting point and boiling point decreases from top to bottom in both of the families due to the increase in the atomic sizes and decrease in the binding forces among them. बेहतरीन हो गया, बात यहाँ तक सारी खत्म हो जाती है कि इनके दरमियान जो है बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ रही होती हैं और इनके दरमियान इनके जो एटॉमिक साइजेस हो रहे होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं और बाइंडिंग फोर्सेस बेसिकली डिक्रीज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम ये बात कह पाते हैं कि यार ये एलिमेंट्स जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, आसान अल्फाज में इस बात को मैं ऐसे समझाऊं कि डिक्रीज हो रहे होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलो आगे लेके चलते हैं इस बात को। अगर कंपैरिजन करते हैं दोनों फैमिलीज के दरमियान में, लिथियम और बेरिलियम फैमिलीज के दरमियान में, तो बेरिलियम फैमिलीज हैज द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द लिथियम फैमिलीज। क्या वजह हो सकती है? सर एटॉमिक साइजेस छोटे हैं बेरिलियम फैमिली के। एटॉमिक साइजेस छोटे हैं और उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 2 है। अब यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो बात की जा रही है, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या जिक्र किया जा रहा है? ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बाइंडिंग फोर्सेस को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? ये बाइंडिंग फोर्सेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, आपस में जोड़ने में मदद दे रहे होते हैं। बात आप मेरी समझ रहे हैं सारे? तो अगर मैं कंपेयर करता हूं बेरिलियम फैमिली और लिथियम फैमिली के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आपस में, सो वील सी दैट द थिंग दैट द बेरिलियम फैमिली हैज द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द लिथियम फैमिली। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहां तक सबको क्लियर होती है? मैं आगे चलूं, नेक्स्ट हमारे ग्रुप ट्रेंड पर चलूं मैं? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हमारा ग्रुप ट्रेंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम देख लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं, इसके बारे में लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बात को आगे बढ़ाएंगे। सही है भाई? तो मैं लिखवाना शुरू करूं भाई? यस सर। अच्छा लिखिए, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स। क्या कहा मैंने? द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ इट्स आयंस। क्या कहा मैंने? द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग ability of its ions with respect to सर फिर से बोले। मैंने कहा the electron donating ability of metals and the electron accepting ability of its ions with respect to the standard hydrogen electrode, with respect to the standard hydrogen
इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम? शी कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक डेफिनेशन कि कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या उस मेटल का आयन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इन दोनों सूरतों के अंदर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसे कहलाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर जो हमें चार्ज मेजर होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाऊं, आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स किए होंगे, जहां तक मेरे जहन में आ रहा है फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके पास एम मीटर, वोल्ट मीटर्स वगैरह लगे होते हैं। चलो मैं मैट्रिक के प्रैक्टिकल में जानता हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर कंफर्म नहीं हो रहा। मैट्रिक में मैं बताऊं, एक प्रैक्टिकल था, इसका नाम था ओम्स लॉ। किस किस को याद है? यस सर। जी सर। ओम्स लॉ में एक चीज होती है, अब माजरत अगर किसी की फीलिंग्स इस बात से हर्ट हो जाएं क्योंकि मुझे पता नहीं है उसका नाम क्या था। वो एक चीज होती है ना, स्प्रिंग लगा होता है उसके ऊपर, हम कुछ मेटल होता है उसको रगड़ते हैं, मुझे याद नहीं है उसका नाम सही से। क्या होता है वो भाई? किसी को अगर याद है तो बता दो। बहरहाल वो एक चीज होती है, उस पर हम जो है वो उसको रब करते हैं तो आपके पास एक एम मीटर लगा होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, उस पर चार्ज मेजर होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? जी सर। एक मशीन होती है आपके पास कुछ इस तरह की, उसके अंदर ना एक सर्कुलर बॉडी लगी हुई होती है ऐसी कुछ, उसके ऊपर एक ऐसे डब्बा होता है और वो यूं करके निकला हुआ होता है और आप इस चीज को रगड़ते हैं और यहाँ से जो है वो पूरे स्टैंड के साथ होता है ये अपने, खैर यहाँ से तार जा रहे होते हैं, आपके पास वोल्ट मीटर या एम मीटर लगाते हैं आप इन सेंटर बीच में, इसे मेजर करने के लिए कि आपने कितना इसमें से करंट को पास कराया, कितनी आपने एनर्जी जनरेट की। तो बेसिकली यहाँ से भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? इससे आप पोटेंशियल, क्या कैलकुलेट हो रहा होता है आपके पास? पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं आप। तो अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं ना, जो आप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे या आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कोई मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग होती है उसके बीच में लगाया जाता है एक आपके पास वोल्ट मीटर, और उस वोल्ट मीटर से आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितना आपके पास चार्ज निकल कर आया। बात यहाँ तक समझ में आती है? मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 की एक थोड़ी सी अक्कासी कर रहा हूँ इस वक्त, जो आपने कॉपर और जिंक के बारे में पढ़ा था। याद है सबको? जी सर याद है। याद है। चलो आगे चलते हैं, जरा पैराग्राफ चेंज करके बात बल्कि इसी पैराग्राफ को कंप्लीट करना पहले, फिर चेंज करेंगे। इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। अब जरा बात हमारी बदलेगी, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा क्योंकि अब हम मेटल्स को थोड़ा सा इसमें क्लासिफाई करेंगे। द इलेक्ट्रोड डोनेट, द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग मेटल्स हैव the electrons donating metals have the negative E naught values, have the negative E naught values, while the electron accepting metals, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की नेगेटिव वैल्यूज हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मेटल्स हैव पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज। लिख लिया भाई सबने? अब सवाल क्या है हमारे पास?
एस ब्लॉक में है लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली। ये दो तरह की फैमिलीज हमारे पास होती हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? डोनेट करते हैं। ई नॉट की वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस तरह की वैल्यूज होंगी बताइए? सर पॉजिटिव। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या एक्सेप्टिंग है ये? नेगेटिव सर, नेगेटिव सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव सर। तो जरा लिख लो साथ ही साथ एक बात और अपने पास लिख लेना, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, all the S block elements are electron donating. All the S block elements are electron donating. So they have the negative E naught values. So they have the negative E naught values and these negative values decreases from top to bottom, from top to bottom in both of the families. In both of the families. बात यहां तक सबको क्लियर है भाई? सर शुरू का रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा that all the S block elements are electron donating, so they have the negative E naught values and these negative values decreases from top to bottom in both of the families. सही है भाई? तो ये हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी थी कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। एक मेटल का एटम है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, डोनेट कर देता है, या फिर एक मेटल का आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो उसमें जो पोटेंशियल होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल है, उसे हम मेजर करते हैं बाय द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और फिर हम उस कैलकुलेटेड वैल्यू को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट विल बी डिनोटेड एज द ई नॉट। और ये ई नॉट वैल्यू, क्योंकि लाजमी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेटल्स होते हैं उनकी नेगेटिव होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मेटल्स होते हैं उनकी पॉजिटिव होती है। हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग हैं, तो इनकी वैल्यूज भी नेगेटिव हैं। और ग्रेजुअली जब हम ग्रुप में नीचे की जानिब उतरते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो वील सी दैट द थिंग कि ये वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही होती हैं। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। आगे चलूं फिर मैं? सर डिक्रीज क्यों हो रही है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? आगे एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बड़ा मजेदार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सवाल आएगा, वरना तो ये सवाल आ जाएगा कि सर रीजन नहीं दिया आपने इसमें आगे। अच्छी बात है। किसने पूछा सवाल? सर मैंने। कस्मा जमीर ने सवाल पूछा है। देखो एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस क्या हो रहा है? लास्ट सेल से क्या दूर होता जा रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? अट्रैक्शन, है ना? ऐसी है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या चाहिए?
नेगेटिव आपको अट्रैक्शन चाहिए, और अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन इस अंदाज से कि आपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, आपके पास ताकत ज्यादा, आपने इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लिया, तो ये एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से निकल कर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मेटल्स का। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या है? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, वो निकल गया, उसको निकालने के लिए आपने एनर्जी उसे प्रोवाइड की थी, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका एक चार्ज आया, हमने एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड की, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था वो खासा मिकदार में कम था, ये हमने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अगले में हमने और थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड की, फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ग्रेजुअली, हमारी जो वैल्यू है ना, जो चार्ज आएगा, जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। उसकी वजह यही होती है कि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइजेस बढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से निकलता जाएगा, इजीली रिलीज होता जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग के ऊपर जो उसका चार्ज बनेगा वो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हम देखते हैं ना, आप इसको ऐसे देखो, एक ट्री होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, एक ट्री होता है, देखा है आप लोगों ने? देखा है तुम लोगों ने ट्री या नहीं देखा? नो सर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास वो ट्री होता है, जब हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम बात करते हैं। मैं तुम लोगों को हुआ तो शायद आज देखो पिक्चर भेज दूंगा, मेरे पास है शायद वो पिक्चर ना, तो उसमें ये होता है कि हाइड्रोजन के हिसाब से मामला चलते हैं, मतलब हाइड्रोजन सेंटर होता है 0, हमने कंसिडर कर लिया 0, हमने मान लिया बस कि 0 है हाइड्रोजन, उसके ऊपर और नीचे चल रहे होते हैं एलिमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज चल रही होती हैं, ऊपर आपके पास जो है वो डोनेटिंग होते हैं, नीचे आपके पास एक्सेप्टिंग होते हैं, तो दोनों सूरतों में होता है। बात समझ में आ रही है? ये देखा है आप लोगों ने? एक इसकी सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक चार्ट होता है। हाँ वो मैं ट्री माजत इस वजह से, क्या क्या मेरे जहन में एक पिक्चर थी, उसमें वो ट्री बना हुआ था बेसिकली इस चीज का। तो हाँ, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उस पूरी सीरीज के अंदर होता है एलिमेंट्स का। देखो कॉपर की मैं अगर बात करूँ ना, तो जिंक की मैं बात करूँ, चलो जिंक के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आई, नेगेटिव में भी आती है भाई, जिंक दोनों साइड पे मिलेगा आपको, जिंक आपको दोनों तरफ मिलेगा। अगर प्लस 0.36 आएगी तो वही माइनस का 0.36 भी होगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर डोनेट करते हुए प्लस का 0.36 है तो एक्सेप्टेंस में माइनस का 0.36 शो करेगा वो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये जो वैल्यू निकलती है ना, ये पाथवे से निकलती है कि इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इधर से आया, उसके हिसाब से वैल्यूज निकलती हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? फिर आप उसको एक टर्म सही नोबेल गैसेस करते हैं? नहीं, नोबेल गैसेस क्यों करेंगे भाई? नोबेल गैसेस गरीब आदमी है वो, उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मौलाई आदमी है मस्त। नोबेल गैसेस के तुम्हें कंपाउंड बहुत रेयर मिलेंगे, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कंपाउंड होते हैं जो कि जस्ट अ मिक्सचर होते हैं, कंपाउंड जनरेट नहीं करते नोबेल गैसेस नॉर्मली। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो वो जो पॉइंट था हमारा कि ये डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, तो वो डिक्रीजिंग की वजह भी यही होती है कि एटॉमिक साइजेस बढ़ रहे होते हैं, और एटॉमिक साइजेस के साथ साथ जो अब तक पीछे हमने इतने ग्रुप ट्रेंड्स पढ़े ना, इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारे फैक्टर्स इनमें ऐड होते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। अच्छा, अब मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि हमारे पास ऑर्गेनिक की साइड में तो अच्छा खासा मामला होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास इक्वेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा जब चल रहा है, तो चैप्टर 3 के अंदर इक्वेशंस हैं बहुत सारी। हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस को, ये उसको भी रब कर दूंगा। अच्छा, ये इक्वेशंस सारे साथ साथ मेरे करते भी जाना, मैं एक जनरल मेथड भी बताऊंगा इनका कि इनका जनरल मेथड क्या है। सर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस शायद रह गया है, हमने नहीं पढ़ा है। 8 हुए हमारे, कितने हुए? 7 हुए। मैंने कितने फैक्टर्स पढ़ा दिए? मेरे ख्याल में 8 पढ़ा दिए। जी सर 8 हो गए।
मेनली 8 हैं, उसमें आप हाइड्रेशन को भी कंसिडर कर लो, उसके अलावा भी बेताशा फैक्टर, इज नॉट द ओनली वन फैक्टर। ये कोई फिक्स 8 नहीं है, मतलब पत्थर की लकीर पे यही वाले 8 हैं, आप बहुत सारे भी कर सकते हैं। अगर और किसी के पास कोई और फैक्टर हो तो वो फैक्टर मुझे भेज देना, मैं तुम्हें वो भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। सवाल अक्सर और बेशतर जो आता है वो 8 में से ही आता है कि आपको 2-3 बताने होते हैं कोई से भी, या फिर वो नाम दे देते हैं आपको, और नाम ये कॉमन है भाई। अब जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो हमें रिएक्शन देखना है वो है रिएक्शन विद वाटर। अब चूंकि हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, बता दो भाई, एस ब्लॉक में कितने? दो सर। दो। तो हमें दोनों ग्रुप्स को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ना पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 की बात होगी हर जगह। ये देख रहे हैं, मैंने ग्रुप नंबर 1 में से 2 जनरल रिएक्शंस निकाले, एक सोडियम के साथ और एक पोटेशियम के साथ मैंने केमिकल रिएक्शन कराया वाटर का। अब मैं लिख रहा हूं इसका जनरल रिएक्शन, जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म क्या है, कि आप बस इस जनरल फॉर्म को याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। देख रहे हैं भाई बोर्ड पे? कॉपी किया सबने? समझाऊं फिर मैं अब? टाइम कितना रह गया हमारे पास? 3 मिनट यार। जब 1 मिनट रह जाए ना या 1.5 मिनट हो तब मुझे बता देना, हम रिज्वाइन करवा लेंगे उस वक्त पर। कॉपी डाउन कर लिया सबने? बता दो मुझे फिर। यस सर, कॉपी कर लिया। यस सर। जी सर। देखो भाई, कहानी क्या है कि सोडियम पोटेशियम 2 लिया, अब इसलिए लिथियम ले लीजिए, रुबीडियम ले लीजिए। वाटर से रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर देख रहे हैं हम दोनों के ना। ग्रुप नंबर 1A की बात होगी सब रिएक्शंस में पहले, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 2 की बात होगी आपके पास। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, ये कांस्टेंट है, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन। हमें पता है ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस जनरेट करते हैं नॉर्मली ये सब्सटेंसेस। तो इसने वाटर सॉल्युबल बेस जनरेट, वाटर में सॉल्युबल होते ही इसने फौरन से बेस जनरेट कर ली। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है, यानी कि इसके अलावा, इन दोनों के अलावा भी अगर कोई एलिमेंट है जिसका आप करना चाह रहे हैं या किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन आ गई तो जनरल रिएक्शन 2M, यहाँ M की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, आप सुरैया रख दीजिए, आप जो है वो मुमताज रख दीजिए, आप कोई भी रख दीजिए। मैंने M रख दिया ऐसी, M मैं हूँ मुझी, वरना जनरली M यूज किया जाता है हमारे पास, आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा अपने। 2M प्लस 2H2O, रिएक्शन के बाद 2MOH और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। M क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 1A, एनी मेंबर, कोई सा भी मेंबर हो सकता है, इधर इट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कोई सा भी एलिमेंट हो, उसको आप यहाँ रखेंगे। रखने के बाद वाटर से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास यही चीज बनेगी हमेशा। बात यहां तक क्लियर है? यस सर।
यस सर, हम रिजॉइन कर ले। हाँ, कितना टाइम रह गया है? हाँ चलो आ जाओ भाई, 1.5 रिज्वाइन मिनट। कर लेते हैं, रिज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से आ जाओ सारे।